हेलो एवरीवन, मैं हूँ काशिफ खान, थ्योरी टू प्रैक्टिकल सीनियर फैकल्टी मैकेनिकल। मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो लेक्चर में। ये वीडियो लेक्चर जो है हमारा यूज़फुल होगा आईटीआई, डिप्लोमा एंड बीटेक स्टूडेंट्स के लिए। ठीक, इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम अपने बहुत सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि हम लोको पायलट की और अदर टेक्निकल एग्ज़ाम्स जिनमें भी आरएसी नाम का सब्जेक्ट आता है उसकी हम तैयारी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा इस वीडियो लेक्चर के थ्रू। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा, मैं सबसे ज़्यादा ध्यान दूंगा कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, बिकॉज ऑफ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए। हर एग्ज़ाम को हम रट के नहीं निकाल सकते, और बिकॉज ऑफ ये टेक्निकल एग्ज़ाम है तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। जब तक हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे हम किसी भी एग्ज़ाम को पास करने की हम क्वेश्चन भी नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए हमारा सबसे ज़्यादा जो मेन फोकस होगा वो कॉन्सेप्ट पे होगा। हम किस तरह से कॉन्सेप्ट समझते हैं, किस तरह से हम कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं और किस तरह से उनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव होगा मेरा यहाँ पे होगा वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स का। तो जैसे ही हम कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे हर एक टॉपिक का, उसके बाद हम उस टॉपिक के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, उस प्रॉब्लम्स को, उन सवालों को सॉल्व करने के नए नए तरीके देखेंगे और शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करना एक अलग चीज़ है और एग्ज़ाम के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करना एक अलग चीज़ है। हमें सीखना है कि एग्ज़ाम के अंदर प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करके। ठीक है, उसके बाद जो मेरा तीसरा फोकस होगा वो होगा, जैसे सिलेबस हमारा बहुत बड़ा है आरएसी का, तो मेमोरी टिप्स और ट्रिक्स पे मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा। थोड़ा कुछ चीज़ों को मैं आसान बनाने की कोशिश करूँगा और इस तरह से मैं आपको उनकी मेमोरी टिप और ट्रिक्स दूंगा जिसके अकॉर्डिंग आप जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ। तो यहाँ पे मेरा क्या ऑब्जेक्टिव था, पहले मैं अपन कॉन्सेप्ट से चलेंगे, हम कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, अच्छे से समझेंगे, बेसिक से समझेंगे। उसके बाद हम चलेंगे वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स की ओर, वहाँ पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे और साथ साथ हम देखते जाएंगे उन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई हमारे पास ट्रिक है, मेमोरी टिप है या नहीं है। उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, बिकॉज ऑफ मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, मैं आरएसी पढ़ाने वाला हूँ। बिकॉज ऑफ मैं एक मैकेनिकल डिवीज़न का टीचर हूँ तो मैं यहाँ पे आपको आरएसी ही पढ़ाऊँगा। आरएसी यानी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मैकेनिकल डिवीज़न में टेक्निकल के लिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो भी बनते हैं वो आरएसी से बनते हैं। क्योंकि इस कोर्स के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस बन सकते हैं और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं। अगर इनके कॉन्सेप्ट को एक बार पकड़ लिया जाए तो हम जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चंस को कर सकेंगे और शायद विद इन मिनट्स, हमें 1 मिनट भी नहीं लगने वाला, हम कुछ क्वेश्चंस को तो देखते ही टिक कर देंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इतना सब कुछ इस वीडियो लेक्चर में कवर करूँ ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को कम से कम टाइम में कंट्रोल कर सकें। तो अब हम आगे पढ़ने से पहले देखते हैं लेक्चर फ्लो। लेक्चर फ्लो जो हमारा चलेगा कुछ इस तरह से चलेगा। सबसे पहले हम चलेंगे इंट्रोडक्शन और बेसिक पे। तो मैं सबसे पहले कवर करूंगा यहाँ पे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग यानी कि आरएसी का इंट्रोडक्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम चलेंगे प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन पे, फिर चलेंगे रेफ्रिजरेंट एंड प्रॉपर्टीज़ पे। तो ये हमारा एक पड़ाव होगा। इस एक पड़ाव के बाद हम चलेंगे क्वेश्चंस की ओर। जैसा कि मैंने अपने ऑब्जेक्टिव में बताया, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, तो हम उन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इस एक पड़ाव के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ट्रिक से सॉल्व करेंगे और कम से कम समय के अंदर उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और कम से कम समय एंड हाई एक्यूरेसी के साथ। ओके, आगे हम चलते हैं। आगे हमारा जो दूसरा पड़ाव होगा उसके अंदर मैं ये फॉलोइंग 3 टॉपिक कवर करने वाला हूँ, जिसका नाम है VARS, रेफ्रिजरेटर इक्विपमेंट और कूलिंग टावर्स। तो VARS यानी वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये एक अलग रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, इसके बारे में हम पता करेंगे। रेफ्रिजरेटर इक्विपमेंट, हमें अपने रेफ्रिजरेटर के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट लगाने पड़ेंगे उसके बारे में हम पता पढ़ेंगे। और कूलिंग टावर क्या होते हैं उसके बारे में हम पता करेंगे। और वही जैसे ही हमारा सेकंड पड़ाव कंप्लीट होता है हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, इनसे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम जो नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड आएगा वो हमारा होगा सबसे लास्ट स्टेप, एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग की हम थ्योरी समझेंगे, एयर कंडीशनिंग क्या होती है, कैसे होती है, वो सब कुछ समझेंगे और उसके बाद उसके क्वेश्चंस हम लगाएंगे।
तो मैं अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले, अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 8003378523 पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल भेज सकते हैं theory2practical@gmail.com पर, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं www.theory2practical.com पर, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं क्रैक माई एग्ज़ाम ऐप। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपना नाम, आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप कौन सी सिटी के रहने वाले हैं, आप किस सिटी में रह रहे हैं, वो सब आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पे या ईमेल एड्रेस पे या वेबसाइट पे या ऐप के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा। तो उसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लिया जाए आपका नाम है अमित और आप लोको पायलट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप जोधपुर के रहने वाले हैं, तो आप अपना नाम, एग्ज़ाम और अपना सिटी, वो तीनों आप हमें हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पे भेज सकते हैं, या फिर फॉलोइंग जितने भी लिंक हैं उनके अंदर भेज सकते हैं। इसी के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आइए अब हम अपने वीडियो लेक्चर में आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक स्टेप फॉरवर्ड चलते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, मैं सबसे पहले आपको क्या करवाने वाला हूँ, इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर बेसिक्स कवर हो जाएंगे सारे। तो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा पार्ट थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी का कवर करना पड़ेगा, क्योंकि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग जो है वो ऊष्मागतिकी की ही एक ब्रांच है, एक शाखा है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ RAC जो है वो ऊष्मागतिकी की एक ब्रांच है। तो ऊष्मागतिकी के हम कुछ चीज़ें फॉलो करेंगे जो, जैसा कि मैंने देखा, उसके डायरेक्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में थर्मोडायनेमिक्स के कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस बनते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनको हम यहाँ पे कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे कि पहले मैं अब स्टार्ट करता हूँ थर्मोडायनेमिक्स से। थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी क्या चीज़ होती है। ऊष्मागतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम वातावरण और पर्यावरण में होने वाले ताप के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी टेम्परेचर डिफरेंस के बारे में, ताप अंतर के बारे में हम जिसके अंदर अध्ययन करते हैं, वो सब ऊष्मागतिकी के अंदर आ जाएगा। जैसे कि मैं बोलता हूँ, कोई भी एक बाउल रखा था, एक कोई बर्तन रखा था, उसके अंदर मैंने पानी भरा, मान लिया पानी एक टेम्परेचर पे था, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर पे था, और उसके बाद मैंने गैस स्टार्ट करी और उस पानी को गर्म करना स्टार्ट किया। तो जैसा कि मैं देख सकता हूँ, कुछ ऊष्मा का प्रवाहन होगा, उस बर्तन के अंदर ऊष्मा का प्रवाहन होगा, जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद पहले तो बर्तन गर्म होगा और उसके बाद क्या होगा, पानी गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे देखा कि दोनों के टेम्परेचर यानी कि तापमान के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, और तापमान जो भी वस्तु है, कोई भी हमारी जो भी वस्तु है या जो भी चीज़ है, वो हमेशा एटमॉस्फेयर के साथ साम्य बनाने की कोशिश कर रही है। तो ये सारी जो तापमान से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, भौतिक घटनाएं आती हैं, उन सबको हम एक विज्ञान की एक शाखा के अंतर्गत पढ़ते हैं, जिसको हम ऊष्मागतिकी बोलते हैं। क्योंकि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इसके अंदर भी जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है, हालांकि आगे हम पूरे बेसिक्स कवर करेंगे, पर फिर भी नाम से पता पड़ रहा है कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के अंदर सब कुछ तापमान से ही रिलेटेड होने वाला है, टेम्परेचर से ही रिलेटेड होने वाला है। तो ये एक साधारण सी बात है, ऑब्वियसली है कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग जो होगा वो थर्मोडायनेमिक्स का ब्रांच ही होगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है चीज़ें, वो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आ रही है। अब थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमें कुछ चीज़ें पहले सीखनी पड़ेंगी, जैसे थर्मोडायनेमिक सिस्टम यानी कि ऊष्मागतिकी निकाय क्या क्या होते हैं। तो हम देखेंगे कि ऊष्मागतिकी निकाय, सबसे पहले सिस्टम क्या चीज़ होती है। सिस्टम एक ऐसी चीज़ होती है जिसके ऊपर हम अपना अध्ययन करते हैं, है ना। निकाय वह चीज़ है जिसके ऊपर हम अपना अध्ययन कर रहे हैं, उसके अलावा ब्रह्मांड में जितनी भी बाकी सारी बची, वो निकाय नहीं, वो सराउंडिंग कहलाती है, वो सिस्टम नहीं, उनको सराउंडिंग कहा जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ कि ये मेरा एक क्लासरूम था। इस क्लासरूम के अंदर 3 स्टूडेंट बैठे थे, A, B और C। तो इस क्लासरूम के अंदर मैंने सोचा मैं A की सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में अपना अध्ययन कर लूँ। A का नाम, एज कितनी है, कहाँ पे रहता है, सिटी कौन सा है इसका, इसके नंबर कौन से हैं। मैंने सारी जितनी भी अपनी अध्ययन करना था, जितना भी कंसिडरेशन था, जितना भी फोकस करना था, मैंने ए के ऊपर किया। तो यहाँ पर ए क्या बन गया, ए मेरा एक निकाय बन गया।
ये मेरा एक निकाय बन गया, यानी कि एक सिस्टम बन गया। अब ए के अलावा बी, सी और बाकी जितना भी पूरा क्लासरूम बचा वो मेरे लिए क्या है, वो है मेरे लिए सराउंडिंग। यानी अगर हमें सरल भाषा में देखा जाए तो सिस्टम के बाहरी वस्तु हैं जिनसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब किससे, सिर्फ सिस्टम से। तो हमने क्या देखा, सिस्टम क्या चीज़ है, सिस्टम वो चीज़ है जिस पे हम अध्ययन कर रहे हैं, अपनी कोई भी स्टडी कर रहे हैं, उसको क्या कहा जाएगा, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। हाँ, थर्मोडायनेमिक सिस्टम और सिस्टम में क्या डिफरेंस है, अगर हम उस सिस्टम की टेम्परेचर प्रॉपर्टीज़ का, यानी कि उसके अंदर कितनी हीट है या कितनी ऊष्मा है, उसका कितना ताप था, उसका कितना दाब था, यानी कि प्रेशर था, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं तो वो हमारा बन जाएगा थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम ये चीज़ होती है। तो हमने यहाँ पे देखा, अभी भी अच्छे से समझा कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या चीज़ है। इसके ऊपर बेसिक सवाल आते हैं, इसलिए इस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। अब देखा जाएगा कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली थर्मोडायनेमिक सिस्टम यानी कि ऊष्मागतिकी निकाय जो हैं उनके 3 प्रकार होते हैं। पहला है ओपन सिस्टम, जिसको हम खुला निकाय भी कहते हैं। दूसरा है क्लोज सिस्टम, जिसको हम बंद निकाय भी कहते हैं। और तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम, जिसको हम अलग निकाय भी कहते हैं। अब तीनों सिस्टम के अंदर क्या डिफरेंस होता है, क्या चीज़ होती है, वो चीज़ हम धीरे धीरे देखते जाएंगे, आगे आगे एक एक सिस्टम को लेकर बढ़ते जाएंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे ऊपर लिख रखा है मास और एनर्जी। मास का मतलब होता है द्रव्यमान और एनर्जी कोई भी हमारी ऊर्जा है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे तीनों सिस्टम को जो हम डिफाइन करेंगे वो किस तरह से डिफाइन करेंगे। तीनों सिस्टम को हम डिफाइन करेंगे उसके मास यानी द्रव्यमान और ऊर्जा के आवागमन से या प्रवाहन से। इस तरह से हम धीरे धीरे अपने सिस्टम्स को डिफाइन करते हुए चलेंगे। जैसे कि हम आते हैं अपने फर्स्ट सिस्टम पे, जिसका नाम है ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम जो हम देखते हैं, जैसे हमें नाम से पता पड़ रहा है, खुला निकाय। एक ऐसा निकाय जिसके अंदर द्रव्यमान और एनर्जी दोनों का आवाहन प्रवाहन हो सकता है, आवागमन हो सकता है, उस निकाय को हम कहते हैं ओपन सिस्टम, ठीक है, या खुला निकाय। तो मैं यहाँ पे राइट का निशान लगाता जाऊँगा जिसके अंदर जो जो चीज़ होती जाएगी। तो मैंने बोला कि ओपन सिस्टम के अंदर यानी खुला निकाय के अंदर मास अंदर आ सकता है और बाहर भी जा सकता है, एनर्जी अंदर आ सकती है और बाहर भी जा सकती है। साथ साथ में हम इनके एग्जाम्पल्स भी कवर करते जाएं, उदाहरण भी कवर करते जाएंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे मैंने एक कॉलम बना दिया है, वो मेरा कॉलम है एग्जाम्पल्स के लिए। EX मतलब उदाहरण। यहाँ पे मैं उदाहरण आपके कवर करते जाऊँगा धीरे धीरे, ठीक है। तो अब मैंने देखा कि ओपन सिस्टम के अंदर मास और एनर्जी दोनों का इंटरेक्शन हो सकता है, दोनों का आवागमन हो सकता है। तो ऐसे कौन कौन से सिस्टम है, ऐसे कोई भी सिस्टम हो सकते हैं जितने भी हमारी दुनिया में पड़े। मान लिया मैंने एक कंटेनर के अंदर दूध रख रखा है, ठीक है। तो अब मैं जब चाहूँ उस कंटेनर से दूध को बाहर निकाल सकता हूँ, जब चाहूँ उसके अंदर उसको स्टोव पे रख के उसके अंदर एनर्जी हम दे सकते हैं। तो ऐसे सिस्टम को क्या कहा जाएगा, ओपन सिस्टम या खुला निकाय। मतलब जिसके अंदर मास और एनर्जी दोनों का आवागमन हो सकता है, उसको कहा जाएगा ओपन सिस्टम। इसका अगर हम एग्जाम्पल लें तो नॉर्मल ले लेते हैं, कोई भी वस्तु पर्यावरण में, ठीक है। अब हम बात करेंगे बंद निकाय यानी कि क्लोज सिस्टम की। तो क्लोज सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर से मास का इंटरेक्शन नहीं हो सकता बट एनर्जी इंटरेक्ट कर सकती है। इसका मतलब ये है कि जिसके अंदर मैं द्रव्यमान जो है मेरा एकदम स्थिर रहेगा, जो द्रव्यमान पहले था, जो चीज़ मैंने पहले डाली थी वही रहेगी, बट उसकी एनर्जी यानी उसकी ऊर्जा में कमी भी आ सकती है और उसकी ऊर्जा में बढ़ोतरी भी हो सकती है। जैसे जो मैंने एग्जांपल यहीं लिया था, मैं उसी एग्जांपल को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके यहाँ पे लेना चाहूँगा, इससे समझने में थोड़ी आसानी होगी। जैसे मैंने बोला था, अगर मैं कोई भी एक बर्तन लेता हूँ, उसके अंदर दूध डालता हूँ और उसको खुला छोड़ देता हूँ, मैं जब चाहे उस बर्तन को बाहर निकाल सकता हूँ, उस बर्तन के अंदर से मैं दूध निकाल सकता हूँ और उसको गर्म कर सकता हूँ, उसकी एनर्जी को बढ़ा सकता हूँ, उसको ठंडा कर सकता हूँ, उसकी एनर्जी को कम कर सकता हूँ। उसी एग्जाम्पल को अगर मैं क्लोज सिस्टम के थ्रू समझना चाहूँगा तो मैं क्या कहूँगा, अब मैंने एक बर्तन लिया पर वो बर्तन पूरी तरह से सील था। उस बर्तन के अंदर हमने चारों तरफ से मान लिया वेल्डिंग कर दी और उसे लीक प्रूफ बना दिया, ठीक है। अब उस बर्तन के अंदर क्या होगा, उस पॉट या उस बॉल के अंदर क्या होगा,
उस बॉल के अंदर ये होगा, उसके अंदर जो भी द्रव्यमान उपस्थित है, जो भी मास उपस्थित है, जो भी वेट है उसके अंदर, वो उसका कांस्टेंट रहेगा, बट वो एनर्जी से इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे जितने भी एग्जाम्पल्स आते हैं वो सारे के सारे क्लोज सिस्टम के अंदर आते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, जैसे कि कोई भी एक एग्जाम्पल लूँ तो सील्ड कंटेनर, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब मैं तीसरी बात करता हूं जो कि है आइसोलेटेड सिस्टम, यानी कि अलग निकाय। नाम से पता पड़ रहा है ये इन दोनों से पूरा डिफरेंट होने वाला है, ये एकदम अलग निकाय है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर से ना ही द्रव्य बाहर आ सकता है, द्रव्यमान बाहर आ सकता है, ना ही कोई वेट बाहर आ सकता है, ना ही किसी एनर्जी का इंटरेक्शन हो सकता है। यानी इस जगह पर मास और एनर्जी दोनों के आवागमन में हमने प्रतिरोध उत्पन्न कर दिया है, और उस प्रतिरोध के कारण ना उस जगह से मास बाहर जा सकता है, ना ही उस जगह से एनर्जी यानी कि ऊर्जा बाहर जा सकती है, जिससे हमारी चीज़ें बहुत समय तक या तो गर्म रह सकती हैं या बहुत समय तक हमारी चीज़ें ठंडी रह सकती हैं। ये भी हम अपने दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा देखते हैं, जनरल लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं, डेली लाइफ में। जैसे कि आपने देखा होगा थर्मोफ्लास्क, जिस थर्मस में हम चाय पीते हैं, ठीक है ना, उसके अंदर क्या होता है, बहुत देर तक थर्मस के अंदर जिसमें केतली होती है चाय वाली, उसके अंदर हम एक बार चाय बना के रख देते हैं, फिर वो बहुत काफ़ी समय तक गर्म रहती है, काफ़ी समय तक गर्म रहती है। तो ऐसे जितने भी सिस्टम है इनको कहा जाता है आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर आते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हमने क्या देखा, थर्मोफ्लास्क। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन जो बेसिक कवर किया है वो थर्मोडायनेमिक्स का एक थोड़ा सा छोटा सा पार्ट था, वो हमने यहाँ पे कवर किया है। एक चीज़ और यहाँ पे बेसिक छोटा सा हम कवर करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स के लॉ। एक होता है जीरो लॉ, 3 लॉ होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के। एक होता है जीरो लॉ, फिर फर्स्ट लॉ यानी कि प्रथम नियम, और तीसरा होता है सेकेंड लॉ यानी कि द्वितीय नियम। किसके नियम है ये सारे नियम हैं ऊष्मागतिकी के। ऊष्मागतिकी के ये सब नियम है। तो यहाँ पे हम सिर्फ इनको एक लाइन में समझने की कोशिश करेंगे। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है, यानी कि शून्य नियम थर्मोडायनेमिक्स का, ऊष्मागतिकी का, वो ये कहता है कि अगर कोई भी दो वस्तुएं, हाँ तो हम बात करते हैं यहाँ पे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी के शून्य नियम के बारे में। ये सबसे प्रथम नियम होता है ऊष्मागतिकी का। तो इसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे, अगर हमारे पास कोई भी 3 कंटेनर हैं, कोई भी 3 बर्तन रखे हैं, या कोई भी 3 सिस्टम है, 3 निकाय है, जिसको मैंने नाम दिया है ए, बी और सी। अब थर्मोडायनेमिक्स का जो जीरोथ लॉ है यानी ऊष्मागतिकी का जो शून्य नियम है, वो क्या कहता है, अगर सिस्टम यानी निकाय ए और बी साम्य में है, साम्य यानी इक्विलिब्रियम, एक ऐसी स्टेट जिस पे आके ये दोनों अपनी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड कर देते हैं, यानी अपनी रासायनिक और भौतिकी विशेषताओं, गुणवत्ताओं के साथ ये सेटिस्फाइड हो जाते हैं, उस चीज़ को साम्य कहा जाता है। तो अगर कोई भी दो सिस्टम ए और बी साम्य में हैं और वहीं पे सिस्टम बी और सी अलग से, ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है, आपके लोको पायलट में कई बार ये सवाल आया है कि लोको पायलट में कई बार सवाल आया है कि अपने जीरोथ लॉ के अंदर क्या होता है, जीरोथ लॉ अलग से अगर बी और सी भी साम्य में है तो ए और सी साम्य में होगा। तो ये क्या बोलता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और अगर इसको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो इफ़ ए इज इक्वल्स टू बी एंड सेपरेटली, अलग से बी और सी बराबर हैं, तो ए और सी भी बराबर होंगे। यही चीज़ कहता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ये इस पे कई बार क्वेश्चन आए। प्रथम नियम जो है थर्मोडायनेमिक्स का, उसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस आए हैं।
जैसे कि मैं बोलना चाहूँगा फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट। सबसे पहले स्टेटमेंट यानी कि कथन, फर्स्ट लॉ कहता क्या है। तो प्रथम नियम जो है ऊष्मागतिकी का या फर्स्ट लॉ जो है थर्मोडायनेमिक्स का, वो कहता है कि एनर्जी को यानी ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही पूरी तरह से नष्ट किया जाता है, इसको सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप के अंदर परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये जो है ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये स्टेट करता है कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये फर्स्ट लॉ जो बोलता है, फर्स्ट लॉ के अंदर जो बेसिक कुछ हमारे पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट लॉ के मेन पॉइंट क्या क्या है। पहला पॉइंट है कि एनर्जी यानी ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता। फर्स्ट लॉ के अंदर जो हमारी कुछ फॉलोइंग नियम आते हैं, कुछ निम्नलिखित तरह से, जैसे कि मैंने अभी आपको उसके कथन में बताया क्या क्या आ सकता है। ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता है, ना ही ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, इसको केवल एक रूप से परिवर्तित किया जा सकता है। किसमें? किसी दूसरे रूप में, कोई दूसरी फॉर्म के अंदर इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा ऊष्मागतिकी का पहला नियम। तो हमारे सिलेबस, लोको पायलट के सिलेबस में हम यहीं तक कवर करेंगे फर्स्ट लॉ ऊष्मागतिकी को। अब हम इसके बाद जो स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे RAC का बेसिक हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि RAC मैंने बताया आपको, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग होता है। तो हम यहाँ पे क्या स्टार्ट करने वाले हैं? अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं अपना मेन सब्जेक्ट, इसके बेसिक स्टार्ट करेंगे RAC के। RAC का मैंने नाम लिख रखा है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो अब हमें सबसे पहले ये देखना है रेफ्रिजरेशन होता क्या है, क्या चीज़ है रेफ्रिजरेशन, क्या चीज़ होती है एयर कंडीशनिंग। तो मैं आपको थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ कि रेफ्रिजरेशन क्या चीज़ होती है और रेफ्रिजरेशन किस तरह से किया जाता है। उसके बाद में हम पूरा उसको फर्दर पूरा एकदम विस्तार से पढ़ेंगे उसको, उसमें आगे कोई इशू नहीं होगा। तो रेफ्रिजरेशन एक वो विज्ञान है या वो प्रक्रिया है या वो साइंस है। रेफ्रिजरेशन वो विज्ञान है जिसके अंदर हम चीज़ों को, वस्तुओं को या स्थानों को ठंडा करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? रेफ्रिजरेशन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपनी बात, रेफ्रिजरेशन। सबसे पहले मैंने आपको बताया रेफ्रिजरेशन क्या चीज़ होती है। तो रेफ्रिजरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रोसेस है या ऐसा विज्ञान है जो हमें जानकारी देता है कि किसी गर्म जगह को ठंडा किस प्रकार से किया जाता है। और अगर हम इसको, इस लैंग्वेज को थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में देखते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? रेफ्रिजरेशन वह विज्ञान है या विज्ञान की वह प्रक्रिया है जिसके अकॉर्डिंग, जिसके अंतर्गत हम किसी दी हुई वस्तु या दिए हुए स्थान से ऊष्मा को निकालकर वायुमंडल के तापमान से कम करने की कोशिश करते हैं। और जब एक बार तापमान कम हो जाए तो हम उसको मेंटेन करने की भी कोशिश करेंगे, यानी कि हम चाहते हैं कि वही तापमान हमारा लंबे समय तक बना रहे। तो इसको क्या कहते हैं? हम रेफ्रिजरेशन कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए लेना चाहूँगा, मेरे पास कुछ फ्रूट्स रखे हुए थे और मैं इनको बाहर मार्केट से ख़रीद के लाया था। और इन फ्रूट्स का जो टेम्परेचर था, मान लिया सराउंडिंग टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब मैं इनको रेफ्रिजरेटर के अंदर रखता हूँ। तो रेफ्रिजरेटर जो है किस पे काम करता है? रेफ्रिजरेशन पे काम करता है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर एक ऐसा डिवाइस हो जाएगा। अब यहाँ से रेफ्रिजरेटर क्या होता है ये भी हमारा क्लियर हो जाएगा। रेफ्रिजरेशन के साथ साथ हम रेफ्रिजरेटर को भी क्लियर कर देते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रेफ्रिजरेटर जिसे हम जनरल भाषा में क्या बोलते हैं, हमारे घर में होता है फ्रिज। तो अब हम रेफ्रिजरेशन से रेफ्रिजरेटर को भी क्लियर कर देते हैं। और रेफ्रिजरेटर क्लियर करने के अलावा
हम यहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यानी रेफ्रिजरेशन प्रभाव को भी देखेंगे। तो मैं क्या बोल रहा था, मैं एक एग्जाम्पल पे था। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मैं मार्केट गया, मार्केट से मैंने कुछ सामान खरीदा, कुछ फ्रूट्स खरीदे, और मान लिया उनका टेम्परेचर जो था वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब आकर मैंने उनको रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा। जैसे ही मैंने उनको रेफ्रिजरेटर के अंदर किया, तो अब जो इन फ्रूट्स के अंदर जो हीट एनर्जी थी, यानी कि ऊष्मा की ऊर्जा जो थी, ऊष्मा ऊर्जा, उसको हम निकालने की कोशिश करेंगे इन वस्तुओं से, और उसको कहाँ भेज देंगे हम? बाहर वातावरण में, वायुमंडल में भेज देंगे। ठीक है। और हम क्या कोशिश करेंगे कि हमारे इस रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर या तापमान जो मेंटेन होता है वो वायुमंडल के, मान लिया जाए वायुमंडल का टेम्परेचर था 35 डिग्री, तो इससे कम रहे। इसलिए हमें चीज़ों को ठंडा करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने यहाँ पे देखा रेफ्रिजरेशन क्या होता है। तो रेफ्रिजरेशन एक ऐसी साइंस है, रेफ्रिजरेशन एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि किसी भी गर्म वस्तु को, दिए हुए वस्तु को, दिए गए स्थान को किस तरह से ठंडा करना है हमें, और किस तरह से उसका टेम्परेचर जो है, उसका तापमान जो है, हमें अपने वायुमंडल से कम रखना है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? रेफ्रिजरेशन के अंदर। फिर हमने देखा रेफ्रिजरेटर क्या होता है। तो रेफ्रिजरेटर एक वो डिवाइस या वो युक्ति है जिसके जिसकी सहायता से हम रेफ्रिजरेशन करते हैं, या जिसकी सहायता से हम अपनी वस्तुओं का तापमान मेंटेन करने की, कम करने की कोशिश करते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है रेफ्रिजरेशन, और जिसे जनरली लैंग्वेज में कहा जाता है फ्रिज, जो कि लगभग हम सबके घर में ही होता है। फ्रिज क्या होता है आप सब लोग भली बातें जानते हैं। तो अब रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या चीज़ यूज़ होती है? रेफ्रिजरेटर जो है किस तरह से हीट को एक्सट्रैक्ट करता है, हीट को कैसे निकालता है वस्तुओं से। जैसा हम देख रहे थे, हमने बात करी थी रेफ्रिजरेटर की, रेफ्रिजरेशन की। अब हम बात करेंगे रेफ्रिजरेटर जो है वो काम किस तरह से करता है। काम किस तरह से करता है, क्या इसके अंदर प्रक्रिया होती है, क्या इसके अंदर प्रोसेस होता है जिसकी वजह से ये अपनी दी गई स्थान या दी गई वस्तु के हीट को निकाल लेता है, ऊष्मा को निकाल लेता है और उन चीज़ों को ठंडा कर देता है ना। तो जब हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं तो हम आगे चलेंगे। जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ वापस से रिवाइज़ करा दूं कि एक चीज़ मैंने आपको बताई थी शायद, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या रेफ्रिजरेशन प्रभाव। रेफ्रिजरेशन प्रभाव क्या चीज़ है? किसी दी हुई वस्तु से हीट को यानी कि ऊष्मा को निकालने की प्रक्रिया को हम कहते हैं रेफ्रिजरेशन प्रभाव। ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, आगे चलते हैं तो हम देखेंगे कि रेफ्रिजरेशन प्रभाव होता कैसे है, रेफ्रिजरेंट से। अब बात करते हैं रेफ्रिजरेंट क्या चीज़ होती है। ये रेफ्रिजरेंट इज एक्चुअली एक वर्किंग फ्लूइड होता है। रेफ्रिजरेशन एक वर्किंग फ्लूइड होता है या कार्यवाहक द्रव होता है। हो सकता है वो किसी पदार्थ के गैस के रूप में हो या किसी लिक्विड के रूप में हो। तो मैं कहूँगा रेफ्रिजरेशन जो है, रेफ्रिजरेंट जो है एक वर्किंग फ्लूइड है। या अब रेफ्रिजरेंट का काम क्या होता है? रेफ्रिजरेंट का काम होता है, रेफ्रिजरेंट चीज़ों से, जो गर्म वस्तुओं में दी हुई होती हैं, उन गर्म वस्तुओं से हीट को निकालता है। कैसे? बहुत सारे मेथड होते हैं जिनको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। रेफ्रिजरेंट क्या काम करेगा? दी गई वस्तु, दी गई स्पेस, दी गई स्थान से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा और उस जगह को या उस वस्तु को ठंडा कर देगा। तो ये काम किसका होता है? रेफ्रिजरेंट का। रेफ्रिजरेंट होता क्या चीज़ है? एक कार्यवाहक द्रव या एक वर्किंग फ्लूइड। ठीक है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अभी हम जैसा कि बेसिक में बात कर रहे हैं, फर्दर हम रेफ्रिजरेंट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो जब हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं तो हम चलेंगे आगे, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी इकाई क्या होती है, क्योंकि अब जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ उस पर कम से कम
6-7 बार लगातार क्वेश्चंस आए और बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ